अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 गैसियस स्टेट, इसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर इस चैप्टर के डिलीवर कर चुका हूँ, कैचअप कीजिएगा। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है गैसियस स्टेट। इसका ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सेक्शन बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है। इसको कहा जाता है वान डर वाल करेक्शन या वान डर वाल इक्वेशंस। वान डर वाल फोर्सेस आपने सुना होगा कभी, लिक्विड स्टेट में 5th चैप्टर में है। उसने गैसियस स्टेट में भी काफ़ी काम किए। वान डर वाल जो एक केमिस्ट था, अगर आपको याद हो इस चैप्टर का जो शुरू का हिस्सा था जिसमें मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था आइडियल गैस इक्वेशन PV=nRT और साथ में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें असल में ये उसने बयान किया है, थोड़ा प्रीव्यू दे दूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स और जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स, इनके बिहेवियर में फ़र्क होता है। अब जैसे आइडियल गैस जो है उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, उनके दरमियान कोई जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, नेग्लिजिबल होती हैं। तो इस डिफरेंस को बयान करते हुए उसने अपनी जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन होती थी PV=nRT, अगर आपको याद आ जाए PV=nRT एक इक्वेशन होती थी, इसको कहते थे आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। अब इसको वो मॉडिफाई करेगा, इसको वो रीमेक करेगा इस आइडियल गैस के लिहाज से देखते हुए और रियल गैस के लिहाज से देखते हुए। इसमें उसने 2 करेक्शन किए हैं। करेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन है पूरी गलत नहीं है, इसको इम्प्रूव किया है उसने, ताकि रियल गैस की जब स्टडी करनी हो तो अलग हम इक्वेशन स्टडी करें और जो आइडियल गैस की स्टडी करनी हो तो अलग इक्वेशन स्टडी करें। तो उसने वॉल्यूम करेक्शन 1 बताई और प्रेशर करेक्शन 2 बताई। दोनों को फिर वो जाके PV=nRT की जो हमारी इक्वेशन होती थी ये वाली इसमें पुट कर देगा और उससे हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम कहेंगे वान डर वाल इक्वेशन। वॉल्यूम करेक्शन में वो कहता है कि जो रियल गैसेस होती हैं उसमें अगर हम कंप्रेशन करें गैस की तो सिर्फ गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। रीज़न क्या है कि एक रियल गैस के मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, ये वजह है। जबकि आगे वो कहता है बट इन आइडियल गैसेस द गैस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड, कि जब हम आइडियल गैसेस को कंप्रेस करते हैं, उन पे प्रेशर लाते हैं, तो गैस के साथ साथ उनके मॉलिक्यूल भी कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम जो है वो दोनों को अफेक्ट करता है। तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि वो एक सपोज करता है कांस्टेंट B, कि B जो है वो गैस मॉलिक्यूल जो है उसका वॉल्यूम है, क्योंकि अब इग्नोर नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि उसने कहा कि गैस के साथ मॉलिक्यूल भी कंप्रेस हो रहा है, तो हमें मॉलिक्यूल के साइज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ जाएगी कि वो जब कंप्रेस हो रहा है तो वो श्रिंक हो रहा है। तो B उसने नाम रख दिया वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल का। अब आइडियल और रियल गैस के दरमियान रिलेशन इस B के ज़रिए कायम होगा। अब I जहाँ जहाँ नज़र आए आपको उसका मतलब होगा आइडियल, यानी आइडियल गैस के लिए वो I नज़र आएगा, और जहाँ जहाँ R नज़र आएगा वो आपके लिए रियल का R नज़र आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यानी देखें उसने आइडियल और रियल गैस के दरमियान इस चीज़ का रिलेशन कायम कर दिया, वरना अगर ये ना होता तो लगता है कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वही रियल गैस का वॉल्यूम होता है, इक्वल आ गया। तो ये पैरामीटर इसको डिफ्रेंशिएट करेगा कि आइडियल गैस के कंप्रेशन में उसके मॉलिक्यूल की कंप्रेशन भी शामिल हो जाती है। और n इसलिए कि एक मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल हैं, लाखों मॉलिक्यूल हैं, n नंबर ऑफ मॉल या मॉलिक्यूल जो चैप्टर 1 में था। तो अब इस बुनियाद पे ये VI
यानी आइडियल गैस का वॉल्यूम करेक्शन के साथ हो गया VR माइनस NB, उधर जाके माइनस हो गया। अब इसी तरह वो प्रेशर में करेक्शन करेगा। प्रेशर में करेक्शन के लिए वो कंसंट्रेशन की भी मदद लेगा, जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं एक्टिव मास, यानी मोल पर DM³ इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब प्रेशर करेक्शन में वो ये कहता है कि जो हमारी आइडियल गैसेस, जो मैंने अभी अपने प्रीव्यू में भी बोला कि आइडियल गैसेस जो होती हैं उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही होती हैं सारी गैसेस। जबकि इसके बरक्स रियल गैसेस में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आइडियल गैस और रियल गैस के दरमियान फोर्स का मामला है वो भी डिफ़र कर गया, क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसमें एग्जिस्टिंग है। तो अब उसको रिलेट इस तरह करता है, कहता है कि जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है रियल गैस के प्रेशर से। एक ग्रेटर का निशान है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आइडियल गैस पूरी की पूरी अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही होती है, तो इसका मतलब है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि रियल में वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल अपनी धक्कम पेल के अंदर अपने प्रेशर को लॉस कर देंगे, क्योंकि उनके आपस में अट्रैक्शन और दोस्ती भी चल रही है। ये जुमला अगर समझ में आ जाए तो अब इसमें P चेंज इन प्रेशर है। यानी अब ये इनइक्वालिटी मैथ्स में हम कैसे = में बदलें, तो अब यहाँ पे P वो प्रेशर है जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो अब डिफरेंस कैसे हो गया? यानी ये P = PI माइनस PR, क्योंकि I का प्रेशर R से ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम माइनस कर दिया और डिफरेंस आ गया P। डेल्टा यहाँ नहीं लगाएंगे, ये ख्याल है डिफरेंस है लेकिन डेल्टा लिखेंगे नहीं। अब एक बारीकी आपको अब समझनी है, ये चैप्टर 7 में भी इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर करूँगा, जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। यानी कोई अगर गैस है तो उसकी जितनी हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे। अब ये कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन जो हमारी C है, C फॉर कंसंट्रेशन, ये होती है मोल पर DM³। यानी कितने बड़े बर्तन में आपने कितने मोल लिए, यानी कितने वॉल्यूम में कितने मोल लिए किसी गैस के। अब फ़र्ज़ करें इतना बड़ा साइज़ का बर्तन है, उसमें आप 5 मोल ले लें, 5 मोल्स, और उसी में 10 मोल्स ले लें, तो 10 वाले मोल्स में ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि वो मोल पर DM³ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि उतनी सी जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल यानी ज़्यादा अफराद हैं। इसको यूँ समझिए कि एक कमरा है, उसी में 10 को बैठा दें, उसी में 20 को बैठा दें, तो ज़्यादा टकराने की या करीब होने की उम्मीद हो जाएगी ना, जिसमें 20 होंगे उतने ही बड़े कमरे में। तो ये है गैस का कॉन्सेप्ट। तो अब ये प्रेशर बढ़ता है अगर कॉन्सनट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। अब ये बताया मैंने, कॉन्सनट्रेशन मोल पर DM³ है, मोल होता है N और DM³ होता है वॉल्यूम, यानी कि ये हो गया आपका N/V। अब A के लिए A लिख दें, B के लिए B लिख दें, लेकिन चूँकि एक ही कंटेनर में तो V के साथ A भी मत लिख दीजिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सही है। अब N × A N² हो गया, V × V V² हो गया, सही। अब कांस्टेंट यहाँ पे भी आना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पे A आ जाएगा। अब 2 कांस्टेंट आया, वान डर वाल वॉल्यूम करेक्शन में वो B ले आया और प्रेशर करेक्शन में A ले आया। अब इन दोनों को ले आके हम पुट कर देंगे तो हमारा ये सवाल ख़त्म पे आ जाएगा। अब कहाँ ये पुट कर दे भाई इसको? P = A N²/, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1, और फिर यहाँ लिख दें कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखें आपको खुद समझ में आएगा क्या हुआ। PI = PR, और ये P की वैल्यू प्लस होकर पुट हो गई AN²/V²। अब ये प्रेशर की करेक्शन है आइडियल गैस I के लिए, और पीछे हमने वॉल्यूम की करेक्शन की VI के लिए। अब इन दोनों को ले जाके आप रख देंगे जो भी मैंने शुरू में बताया PV = nRT में। ये देखें आया PV = nRT आपके सामने, ये कह रहा हूँ। अब कुछ समझ में आई कहानी? अच्छा जाइएगा नहीं भाई, क्योंकि इसके बाद इसके A और B जो कांस्टेंट्स हैं उसके यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा, और उसी में हाथों हाथ में आपको लेक्चर 1 में जो PV = nRT हमने डेरिवेशन की थी इसकी,
इसमें आर के यूनिट्स और वैल्यू भी बताऊंगा ताकि दोनों कांस्टेंट एक जगह प्रैक्टिस में आ जाएं आपके। अब इसमें ले आके रख दीजिए आप प्रेशर करेक्शन, यहीं से नज़र आ रहा होगा पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और पेज पलटें, वॉल्यूम करेक्शन पीछे हमने निकाली थी वी आर माइनस एन बी। इन दोनों को जब पुट किया तो ये जो करेक्शन के साथ एक नई इक्वेशन आ गई, ये हो गई वॉन्डर वाल इक्वेशन और रियल गैसेस के लिए, क्योंकि अब इसमें गौर कर रहे हैं आइडियल के रिप्लेसमेंट में आर आ गया, देखिए नज़र आ रहा है पी आर यानी प्रेशर ऑफ रियल गैस, वी आर यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, यानी अब हर ऐसी कोई गैस का न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन जो रियल गैस के तौर पे हो, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन रखते हैं और नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, उन सब में हम कैलकुलेशन में अब ये करेक्टेड फार्मूला वान डेर वाल का इस्तेमाल करेंगे बनिस्बत पी वी इज़ टू एन आर टी के। पी वी इज़ टू एन आर टी हर उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे किसी न्यूमेरिकल में या कैलकुलेशन में वो किसी गैस को या तो अज्यूम कर ले आइडियल, या वो आइडियल हो यानी आइडियलिटी के बहुत करीब हो। जैसे फॉर एग्जांपल आइडियलिटी के सबसे करीब जो गैस है वो हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट और सबसे हल्की गैस है। जितनी गैसें भारी होती चली जाती हैं, हैवियर होती चली जाती हैं, उसकी आइडियलिटी कम और रियलिटी बढ़ती चली जाती है, यानी उसके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन और नेग्लिजिबल वॉल्यूम का वैनिश होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अब इस ए और बी के लिए हम काम करेंगे, यानी इसमें ये जो ए नज़र आया आपको, हमें अब ये निकालने के इस ए के यूनिट्स क्या होंगे और ये जो बी नज़र आया है बी के यूनिट्स क्या होंगे। वॉल्यूम करेक्शन से बी आया था, प्रेशर करेक्शन से ए आया था। अब इसके हमें यूनिट्स निकालने, फिर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ये देख लीजिए भाई, अब आ गए इसके यूनिट्स ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट। साथ ही साथ मैं आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी बता दूं, अगर सवाल यूँ आया कि गिव वान डेर वाल करेक्टेड इक्वेशन या वान डेर वाल इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस, तो आप वो डेरिवेशन करेंगे। अगर आगे सवाल में उसने बढ़ाया कि ऑल्सो गिव द यूनिट्स ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट्स, तो ये करेंगे। इफ़ नॉट आस्क्ड नॉट गिवन, यानी सिर्फ करेक्शन मांगेगा तो यूनिट्स का ये बयान करना और बताना उस सवाल का हिस्सा नहीं होगा। नोट करते रहिए ताकि लेक्चर आपको फ़ायदा दे, सिर्फ कोई टाइम पास नहीं है ये। अब कैसे हम ए के यूनिट्स निकालें, याद है ये प्रेशर करेक्शन थी, प्रेशर करेक्शन से हम निकालेंगे इसके यूनिट्स। अब सही जगहों पे चीज़ें आ गई। अब गौर करें क्या करना है, पी आर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचा ए एन स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, सही। अब वी स्क्वायर उधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और एन स्क्वायर यू क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर गया और ये नीचे गया, तो ए हो गया अलग। अब बच्चों वाला काम, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में, एटमॉस्फेयर, सही है। वॉल्यूम के क्या होते हैं केमिस्ट्री में, डीएम क्यूब या लीटर, सही है जी, एक ही चीज़ के दो नाम। एन यानी मोल के क्या होते हैं, मोल। अब ज़रा ये फिट कर दें आप, तो क्या नतीजा निकला, प्रेशर के आ गए एटमॉस्फेयर, क्योंकि डिफरेंस भी करेंगे तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही रहेगा ना, जैसे 2 एटमॉस्फेयर माइनस 1 एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर ही रहा ना। और वी पे स्क्वायर है तो वी का स्क्वायर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा डीएम 6, मोल एन का स्क्वायर है तो एन का स्क्वायर हो जाएगा मोल स्क्वायर। लेकिन अगर हम लीटर की शक्ल में लिखना चाहें तो डीएम क्यूब में लीटर, तो डीएम 6 में लीटर का स्क्वायर। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब को अगर मैं 2 करूँगा तो यहाँ लीटर का भी 2 होगा ना, तो लीटर का 6 मत कर दीजिएगा। तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। अच्छा, कुछ टीचर इसको यूँ भी लिख सकते हैं मोल -2, तो परेशान मत हो जाइएगा एमसीक्यूज़ वगैरह में। और यहाँ पे मोल -2, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया तो नेगेटिव पावर आ गई ऊपर। अब इसी तरह जो बी के यूनिट्स हैं वो वॉल्यूम करेक्शन में से निकल के आएंगे, और वो तो बहुत ही आसान है क्योंकि इक्वेशन ही बहुत सीधी है। ये देखें जाना, इसमें बी को अलग करना है तो एन बी इधर आके प्लस हुआ, वी आई उधर जाके माइनस हुआ। क्लियर।
वॉल्यूम के यूनिट्स क्या बताया अभी, डीएम क्यूब, तो डीएम क्यूब ही आ गया, अपॉन में मोल, डीएम क्यूब पर मोल या लीटर पर मोल, इसके भी आप इस तरह लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स या डीएम क्यूब मोल इनवर्स। क्लियर हो गई बात, तो ये वेरी गुड हो गई बात। अच्छा, ये टॉपिक पिछले टॉपिक से लिंक कीजिएगा, थोड़ा मेरा टाइम बच रहा था 3-4 मिनट, इसलिए मैंने कहा कि ये भी इसी के साथ आपको जो है कवर अप करा दूँ। ये है वो आर, जो कैपिटल आर नहीं आ रहा था अभी मुसलसल PV=nRT, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ से लेक्चर 1 में की थी, ये उसके साथ का टॉपिक है, वहाँ जाके जोड़िएगा। उस दिन इसलिए नहीं कराया, वो लेक्चर लंबा हो गया था क्योंकि उसमें मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी बताए थे। अगर आप लोग ले रहे हैं ये सारे लेक्चर बाकायदगी से, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या सर जवाद ने, JJC ने करा दिया। देख लें भाई, ये भी आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी है। उसमें तो सिर्फ यूनिट्स निकालने थे ना, इसमें वैल्यू भी निकालनी है। सवाल क्या है, इम्तिहान का सवाल समझें, गिव द वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स, या गिव द वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट, या गिव द वैल्यू ऑफ आर इन केमिकल यूनिट्स, यानी प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो ये 3 तरह से सवाल आ सकते हैं। 2 वैल्यूज़, तो ये दोनों का दोनों जो है प्रैक्टिस करके छाप दीजिएगा। अगर आ जाए इन SI यूनिट, तो जो सेकंड है जिसमें मीटर की शक्ल में चलेगा SI यूनिट में, और एटमॉस्फेयर के बजाय न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का प्रेशर चलेगा वो। और केमिकल यूनिट्स होते हैं ये, जिसमें हम अभी जो बता रहे थे कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर या डीएम क्यूब में, इसको कॉमन यूनिट्स या केमिकल यूनिट्स कहते हैं। अब करना क्या है इस टॉपिक में, इसमें करना ये आपको कि याद है PV=nRT, याद आ गया, वेरी गुड हो गया। तो PV=nRT में से R को अलग करें, क्योंकि हमारा टारगेट है R की वैल्यू का निकालना, R की वैल्यू चाहिए। सही हो गया यहाँ तक। तो अब P और V और N और T की वैल्यू पता है, तो पुट एंड कैलकुलेटर यूज़ एंड आंसर। अब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है स्टैंडर्ड, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल नहीं है, हमें खुद करना है। वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब, चैप्टर 1 में भी, स्टेशियोमेट्री में भी मैंने कराया, लिमिटिंग रिएक्टेंट देखिएगा। 1 मोल गैस लेंगे तो 1 मोल, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर चार्ल्स लॉ के साथ बताया था, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको कहते हैं 273 केल्विन, STP, याद आ गया। अब इस पर कैलकुलेटर आप लोग चलाएं, तो 22.4 डिवाइड बाई 273 से आ जाएगा 0.0821, क्योंकि 1 तो लिखेंगे नहीं कैलकुलेटर में। यूनिट्स खुद बनाएं, एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब अपॉन मोल केल्विन इनवर्स। बच्चों वाला टॉपिक बस क्या हुआ, ये याद रखिएगा 22.4 स्टैंडर्ड, ये याद रखिएगा 1, और ये याद रखिएगा 273, तब ये आसान है, वरना इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, खुदा ना खास्ता। दूसरा ये है कि अगर SI यूनिट में हमारे प्रेशर और वॉल्यूम हो जाएं, यानी इस न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में प्रेशर हो जाए और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो जाए, तो क्या होगा। अब आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ डीएम क्यूब होते हैं। MCQs भी है, संभालें। साथ ही साथ एक और MCQs भी बता देता हूँ। 1 डीएम क्यूब में 10⁻³ CM क्यूब होते हैं, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी डीएम क्यूब को लीटर कहते हैं। तो इस तरह आपका 1 लीटर में भी हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सही है। इसी से एक और बन गया कि 1 डीएम क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर। ये सब MCQs बन गए, इसको बॉक्स बना के संभाल लें। सही है, क्लियर हो गया। इसी से एक और बना लें कि अब 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने हो गए, 3 × 3, यानी पावर सेम तो बेस सेम तो पावर ऐड, यानी 1 मीटर क्यूब में हो गए 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको पता चला है JJC और सर जवाद आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपको सही बात लग रही है तो लग रही है, लेकिन समझा रहा हूँ साथ साथ जो जो उसकी साइड इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो भी बता रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ कहूँ कि बच्चों छापो और भागो। ये देखें MCQs भी आ गई और न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। 3 in 1 हो गया। थ्योरी तो चल ही रही है, न्यूमेरिकल MCQs का आइडियाज़ भी आ गया। वापस आ जाए भाई। अब ये 101 300 करके याद कर लें, या 1.01, अच्छा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में 3 भी आ जाता है, 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसको पास्कल भी कहते हैं।
फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हो अगर मेरे साथ या कहीं भी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज़ पास्कल। देखिए ये नॉलेज आ रही है तो टाइम लग रहा है ना बेटा अंडरस्टैंडिंग के साथ। और इसी तरह अभी जो 22.4 था, इसी को अगर आप डिवाइड बाई 1000 कर दें यानी 10⁻³ तो खुद देखें 3 डेसिमल 1 2 3 इधर मूव हो जाएंगे। देखा कैलकुलेटर के बगैर ही हो गया कि अगर 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ dm³, तो dm³ से मीटर³ जाने के लिए डिवाइड होना चाहिए 10⁻³, तो डिवाइड किया, देखें आ गया, कैलकुलेटर रखा हुआ है। अब वैल्यू पुट कर दें, हाँ इसके लिए कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू रखें पी की जगह, वॉल्यूम की जगह 0.0024, ये मोल और टेम्परेचर नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। यानी आपको समझ में आई कहानी। आर के यूनिट्स में पी और वी इसके सारे बदलने से सब बदल रहा है। ओके हो गया, वेरी गुड। अब कैलकुलेटर में ज़रा ज़्यादा फिट करना होगा, दिस इंटू दिस फिर डिवाइड बाई 273, तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा 8.31। एक चीज़ बता दूं, अगर आप इसको याद नहीं कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो 8.311 आपके कैलकुलेटर में आ जाए वो लिख दें, 8.312 आ जाए वो लिख दें, टीचर गलत नहीं करेगा। इस पिछले वाले में 0.0821 लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे 0.0820 आ जाए लिख दें, नो इशू। इसको कहते हैं समझ के पढ़ना। अब यूनिट्स देख लें और छुट्टी मनाएं। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर के थे, वॉल्यूम के मीटर³ थे, तो अब देखिए क्या होगा, मीटर³ से मीटर स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, वो माइनस है वो प्लस है, तो 3 - 2 1 बचा। यहाँ पे अब बच गया 1 न्यूटन और 1 मीटर। तो फिजिक्स पढ़ी हुई आपने, न्यूटन इंटू मीटर इज़ जूल, जैसे होता है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल = न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स न्यूटन में डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर जूल, और मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप ऊपर वाली 0.0821 वाली वैल्यू हमेशा इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। ये फिज़िक्स के यूनिट्स हैं, फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा यूनिट यहाँ इसलिए हुआ कि एक टॉपिक था उसकी ज़रूरत थी, करवा दिया। तो होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये लेक्चर फ़ायदा दे रहे होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।